हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्टिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। कोविड-19 के कारण सभी एक्टिविटीज़ अभी हॉल्टेड है और एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ें। आज की क्लास में मैं किसी जीएस वाले सेक्शन पे नहीं बात करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल थे कि सर आप बताएं कि एचपी एलाइड मेंस एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। तो आज की क्लास इसी विषय पे है कि एचपी एलाइड मेंस एग्जाम्स के लिए आपके पास राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। यह क्लास उन एस्पिरेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही जो अभी आने वाले समय में मेंस एग्जाम में बैठेंगे। इक्वली उन एस्पिरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो आने वाले सालों में इस एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करें एचपी एलाइड एग्जाम्स की तैयारी। एलाइड एग्जाम मेंस की जो स्ट्रैटेजी है उसको पूरा समझने के लिए मैंने इस एग्जाम्स को के प्रोसेस को 6 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। लेट्स हैव अ लुक। एग्जाम, syllabus, dynamism, preparation, exam approach and cutoff। किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। एलाइड मेंस एग्जाम में सबसे पहली बात है कि पेपर आपका सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। मेंस स्टेज में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर से गुजरना पड़ेगा, यानी आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आपको हर क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे। दूसरी बात कि इस फेज में आपको 3 पेपर से गुजरना होगा, जीएस, जनरल स्टडीज, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। और तीनों पेपर में यदि हम मार्क्स देखें तो जीएस के पेपर का पेपर 200 मार्क्स का, इंग्लिश का पेपर 150 मार्क्स और हिंदी का पेपर भी 150 मार्क्स का होगा। तीनों ही जो पेपर्स हैं, तीनों पेपर के जो मार्क्स होंगे उसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी और टोटल जो ग्रैंड टोटल है वो 500 मार्क्स का होगा। किसी एस्पिरेंट का सिलेक्शन होता है या नहीं होता, ये इस बात पे तय करेगा काफ़ी हद तक कि 500 मार्क्स में से किसी एस्पिरेंट ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। एग्जाम पैटर्न के बाद दूसरी बारी आती है सिलेबस की। ये दोनों ही चीज़ें एग्जाम और सिलेबस एक लाइट हाउस की तरह होते हैं जो आपकी पूरी प्रेपरेशन को आगे गाइड करते हैं। अगर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में नॉलेज नहीं और आपने सिलेबस का बहुत अच्छे से ध्यान नहीं किया तो हमारी तैयारी हिचकोले खाती रहती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया हो, ताकि हमारा जो प्रिपरेशन का एक तरीका है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, हम उसके लिए उसको राइट ढंग से उसको अडॉप्ट कर पाए। सिलेबस में देखें तो सबसे पहले हम जीएस पे बात करेंगे। जीएस के सिलेबस को हम ब्रॉडली 4 भागों में डिवाइड करते हैं। 1 एचपी जीके, सेकंड करंट अफेयर्स, थर्ड नेशनल जीके और फोर्थ टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। एचपी जीके वही सारा हिस्सा जो आपने प्रिलिमिनरी के लिए भी पढ़ा, उसमें कोई पर्टिकुलर टाइप का रिजर्वेशन नहीं है, आपको एंटायर एचपी जीके पे आपको काम करना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स में भी आपको बहुत होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और नेशनल जीके में बात करें तो नेशनल जीके कुछ सब कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन आर्ट, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी। और टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी एक एक्सक्लूसिव टॉपिक है, आपको आपकी ये भी सिलेबस का पार्ट है। अब बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। तो इंग्लिश के सिलेबस को यदि हम मोटे तौर पे देखें तो कॉम्प्रिहेंशन, ट्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, आपका लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड ग्रामेटिकल सेक्शन। और हिंदी वाला पोर्शन यदि हम देखें, हिंदी का अगर हम पेपर देखें तो उसमें भी ट्रांसलेशन, पद्यांश, गद्यांश, निबंध लेखन और व्याकरण वाला हिस्सा है आपके सिलेबस का। तो तीनों पेपर का जो सिलेबस है वो क्लियरली एचपीपीएससी ने डिफाइन किया हुआ है। तो हमारे दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेबस बहुत क्लियर कट हो और एक सिलेबस का जो एक प्रिंट आउट है हमारे जहाँ हम पढ़ते हैं टेबल पे, वहाँ एटलीस्ट पढ़ा होना चाहिए, ताकि बार बार आपको पता चल सके कि मेरा सिलेबस क्या है। और इस सिलेबस आपको एक गाइड का काम करेगा, एक लाइट हाउस का काम करेगा, ताकि राइट पर्सपेक्टिव के साथ आपकी तैयारी आगे बढ़ सके। हम तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, डायनेमिज्म की।
मेंस एग्जाम्स का जो डायनेमिज्म है उसका एक ही ग्राउंड है, पिछले सालों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर्स। तो एलाइड मेंस एग्जाम्स के जो अभी तक हमारे पास पेपर्स उपलब्ध हैं, जो 3 बार एग्ज़ाम हुआ है HPPSC के द्वारा जो कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इन तीनों सालों के यदि हम क्वेश्चन पेपर को देखें तो 2-3 फैक्टर बड़े क्लियर हैं। सबसे पहला फैक्टर ये कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस सर्टेन नहीं, एवरेज 30 to 35 के आसपास क्वेश्चन एग्जाम में होंगे। और दूसरा, क्वेश्चन का जो मार्क्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर कट नहीं है, किस पोर्शन से कितने मार्क्स के सवाल आएंगे, इसमें बहुत हमें वेरिएशन दिखाई देता है पिछले 3 सालों में। बहुत क्लियर कट नहीं है कि अगर HPGK से लास्ट ईयर 40 मार्क्स के सवाल पूछे थे या 90 मार्क्स के सवाल पूछे थे, तो इस साल भी उतने ही मार्क्स के सवाल आएंगे। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर हिस्सा बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GS के सभी चारों जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी पोर्शन से सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीसरा, जो मार्क्स है, हर एक सवाल के जो नंबर का कैटेगराइजेशन है वो भी बहुत क्लियर नहीं है। जनरली अगर हम ऑन एन एवरेज देखें 3, 5 या 3, 7 या 10 मार्क्स के सवाल आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ड लिमिट की बात भी करें तो वर्ड लिमिट भी देखने में यह है कि पिछले 3 सालों से वर्ड लिमिट बहुत वेरी कर रहा है। कभी आपको 40 वर्ड्स में लिखना है, कभी आपको 70 वर्ड्स में लिखना है, कभी आपको 140 वर्ड्स में लिखना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, किस पोर्शन से कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, वर्ड लिमिट्स हर सवाल के लिए किस तरह की होगी, ये क्लियर कट चीज़ें हमें एग्जाम में नहीं दिखाई देती। तो सीधा सीधा मतलब है कि एलाइड मेंस का एग्जाम, स्पेशली जो GS वाला पार्ट है, बहुत ही डायनेमिक पार्ट है, बहुत ही अनप्रडिक्टेबल पार्ट है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का पेपर हमें दिखाई दिया, इसमें एक जनरल क्लासिफिकेशन है, एक तो कॉम्पोजिशन और दूसरा ग्रामेटिकल सेक्शन। तो कॉम्पोजिशन वाले जो सेक्शन है वो हमें बहुत कांस्टेंट दिखाई देता है। कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये हिस्से ऐसे हैं कि लगातार 3 सालों में पूछे ही गए लगातार। तो कांस्टेंट हिस्सा है, तो आई एम श्योर ये कंटिन्यू रहेगा आगे। लगभग इसी हिस्से से सवाल जो है कॉम्पोजिशन में पूछे जाएंगे। दूसरा हिस्सा इसका है ग्रामर। ग्रामर में हमें बहुत अनइवननेस दिखाई दी है। ग्रामर में जब आप तैयारी करें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करें, आप सिलेक्टिज्म से बचें। ग्रामर में कुछ चीज़ें ऐसी जो लगातार पूछी जा रही है, लेकिन ग्रामर वाले पोर्शन से कुछ भी पूछा जा सकता है। आप किसी भी पोर्शन को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ग्रामर का सवाल जो है लगातार 3 सालों में कहीं से भी पूछे गए, तो ग्रामर का तो एंटायर आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के पेपर में भी हमें इंग्लिश के पेपर की सिमिलरिटी दिखाई देती है। कॉम्पोजिशन वाला हिस्सा बिल्कुल कांस्टेंट है। ट्रांसलेशन, गद्यांश, पद्यांश, निबंध लेखन और व्याकरण वाले हिस्से में यहाँ पे भी हमें फ्लक्चुएशन दिखाई देती है। इसका सीधा तात्पर्य ये हुआ कि जो व्याकरण वाला हिस्सा आपका हिंदी में है, आपको एंटायर व्याकरण को अच्छे से पढ़ के एग्जाम में जाना पड़ेगा। बात करते हैं चौथे कंपोनेंट की, जो कंपोनेंट है प्रिपरेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन प्रिपरेशन वाला कंपोनेंट सही तरीके से आप प्लान तभी कर सकते हैं जब आपने इन तीनों कंपोनेंट्स का एक बहुत अच्छे से एनालिसिस किया हो। सिलेबस आपके पास घर पे रेडी हो। डायनेमिज्म के लिए आपने प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स का अच्छे से एनालिसिस निकाला हो और एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी हो। तो प्रिपरेशन के लिए तीनों ही कंपोनेंट एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं। अगर हमें इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में राइट अंडरस्टैंडिंग है तो हमारी जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है वो नो डाउट बहुत अच्छी होगी। प्रिपरेशन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक मेंटल रिसोर्स और दूसरा फिजिकल रिसोर्स। मेंटल रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स। मेंटल रिसोर्स में मैं बात करूंगा आपका मोटिवेशन, आपका डीमोटिवेशन, आपके फियर्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कंसंट्रेशन, आपका डीकॉन्सेंट्रेशन, ये तमाम तरह के सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके मेंटल रिसोर्सेज में रहते हैं। और फिजिकल रिसोर्सेज में मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी किताबें, टेक्स्ट बुक्स, गाइड बुक्स, मैगजीन्स और इंटरनेट, जो तमाम तरह के सोर्सेज है फिजिकल, जो आपके रिसोर्सेज हैं,
उसको आप कैसे हार्निश करें, उसमें से कौन कौन से रिसोर्सेज आपके लिए ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन सही हो जाए। तो मेंटल रिसोर्सेज के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तैयारी पे स्टिक करें, आप एक अच्छा एक मेंटल अपना इकोसिस्टम बना के रखें ताकि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बाधाएं ना आए। आप अपनी हेल्थ पे काम करें, आप हेल्थ पे वर्कआउट करें और एक राइट एक फ्यूचर को एक अच्छी अप्रोच को लेकर पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। अब फिजिकल रिसोर्सेज में दो सबसे बड़े सवाल हैं। एक कि फिजिकल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, और दूसरी बात है कि उन रिसोर्सेज को हम कैसे हार्निश करें। तो फिजिकल रिसोर्सेज में सबसे पहले हम जीएस पे बात करेंगे। तो जीएस के अगर हम फिजिकल रिसोर्सेज की बात करें तो जीएस के फिजिकल रिसोर्सेज के लिए आपको टेक्स्ट बुक्स, गाइड बुक्स और इंटरनेट पे आपको रिलाई करना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम में आपको कहूँ कि आपको मोटी मोटी किताबें पढ़नी है और आपको भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है जब आपके एग्जाम बिल्कुल सामने है, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। तो देखते हैं जीएस के एक एक सेगमेंट में आपको किस किस फिजिकल रिसोर्स के साथ आपको अपने आप को लिंक करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश जीके की। एचपी जीके में इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो जीके है वो बहुत ही फैक्चुअल है। आमतौर पर एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि किन्नौर के मैरिजेस के वेरियस टाइप्स के बारे में बताइए, चंबा के फोक सॉन्ग्स के बारे में बताइए। तो मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब के लिए आपको बहुत एनालिटिकल होने की जरूरत नहीं है। तो एचपी जीके के लिए जो आपका रिसोर्स है, मैं वही रिसोर्स रेकमेंड करूंगा जिससे आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम्स की तैयारी की है। कुछ आपको नई किताबें बिल्कुल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वही किताबें जिसके द्वारा आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम्स की तैयारी की वो आपके मेंस एचपी जीके की तैयारी के लिए सफिशिएंट है। बस इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि आपने बार बार चीज़ों का थोड़ा रिविजन किया हो और साथ में आप ये आइडेंटिफाई कर पाएँ हर टॉपिक में कि यहाँ से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। और इसका आपका बेस हो सकता है पिछले 3 साल में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स। पिछले 3 साल में आए क्वेश्चन पेपर से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि एचपी जीके से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग सोर्स है, आप जिस भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, आपको उसी सोर्स पर रिलाई करना है। आपको कोई अभी नया सोर्स एक्सप्लोर नहीं करना है, क्योंकि नया सोर्स एक्सप्लोर करने में, उसको पढ़ने में बहुत आपको समय लगेगा और उससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और बहुत टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। जिस सोर्स के द्वारा आपने प्रिलिमिनरी की तैयारी की वो सोर्स काफ़ी है। उसको बिल्कुल आप ऐसे ना सोचें कि वो तो प्रिलिमिनरी की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन मेंस के लिए नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में जो जीके पूछा जाता है बहुत फैक्चुअल है, वो मेंस में भी सिर्फ फर्क इतना है कि उसको आपको इलेबोरेट करना है, लेकिन जो बेसिक मटेरियल है वो वही मटेरियल है जो आपको प्रिलिमिनरी के लिए पढ़ना है। तो कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक आपको यहाँ पे एचपी जीके के लिए फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। आकाश पब्लिकेशन की हिंदी मीडियम में जो किताब है उसमें छोटी वाली भी और मोटी वाली भी दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक जो आपने पढ़ी बस आप उसी किताब पर रिलाई करें। कुछ कुछ चैप्टर्स जो कि नई वाली किताब में दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट मेंस के लिए हो सकते हैं, तो आप उसमें से सिलेक्टिवली कुछ टॉपिक निकाल के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो जिस भी रिसोर्स के द्वारा उन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जाम की तैयारी की वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसी पे ज़्यादा रिलाई करें। कुछ लोग कहते हैं कि सर वंडरलैंड पढ़े या नहीं पढ़े, तो इस टाइम वंडरलैंड की तैयारी करना आई थिंक ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपने वंडरलैंड पहले पढ़ी है, आपने उसमें से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट मेकिंग की है, तो आपको उस आप रिविजन पे जाएँ। लेकिन जिन लोगों ने अभी वंडरलैंड नहीं पढ़ी, अब वो पढ़ना चाहते हैं किसी के दबाव में, किसी के कहने से कि वंडरलैंड के बिना एचपी जीके आपका कवर नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस सोर्स के द्वारा आपने प्रिलिमिनरी के लिए तैयारी की वो सोर्स आपके लिए राइट सोर्स हो सकता है। बाकी अभी आकाश पब्लिकेशन की किताब इंग्लिश मीडियम में भी मार्केट में है, बहुत अच्छी किताब है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें लगभग जो आपके टॉपिक्स हैं जो मेंस में पूछे जाते हैं वो सारे कवर किए गए हैं। बाकी अगर इतना भी आपसे नहीं पॉसिबल है तो जो जितनी तैयारी आपने प्रिलिमिनरी के लिए की थी बस वो सारी चीज़ें आप माइंड में रखें और आप हर टॉपिक से आइडेंटिफाई करें कि यहाँ से क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं और उस पॉसिबल क्वेश्चन के कैसे कैसे मैं आंसर लिखूंगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर होना बड़ा जरूरी है। बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर के जो रिसोर्सेज हैं इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट की समझ कितनी बड़ी है। बहुत सारे पोर्टल्स हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैगजीन फॉलो करें या
इंटरनेट फॉलो करें। ये बेसिकली इंटरनेट वर्सेस मैगजीन की फाइट है ही नहीं। आप कुछ भी फॉलो करें, और सीधी अगर आप मैगजीन वर्सेस इंटरनेट की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंटरनेट, मैगजीन को भूल जाएं। और दूसरी बात है कि फिर इसमें कंटेंट का सिलेक्शन क्या है। कंटेंट हर जगह आपको एक जैसा ही मिलेगा। आप जिस भी पोर्टल पे जाएं, तमाम तरह की वेबसाइट्स देखें, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर, आपको थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा, बहुत महीन अंतर है, उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको जो करंट अफेयर की रेंज है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। रेंज का सीधा मतलब है कि करंट अफेयर्स आपको जनवरी 2019 ऑनवर्ड से फॉलो करना पड़ेगा टिल द प्रेजेंट टाइम। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है कि जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो आप क्या करें। आप नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, स्टेट्स, इकोनॉमी, पर्सन्स एंड प्लेसेस, ये तमाम जब भी आप करंट अफेयर्स तैयार करेंगे तो आप अपने पास एक लिस्ट बना के रखें कि नेशनल लेवल पे पूरे साल में, पूरे कैलेंडर ईयर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे कौन से इवेंट्स हुए, और फॉरेन कंट्री के साथ यदि भारत के रिलेशनशिप्स डेवलप हुए तो किस तरह के रिलेशनशिप्स हमारे रहे, किस तरह की बिजनेस टाइज हम लोगों में हुई, या अगर भारत का किसी नेबरिंग कंट्री के साथ अगर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है तो उस डिस्प्यूट्स में क्या नई चीज़ें अब हैं। और इंडियन इकोनॉमी में अगर जो प्रॉब्लम्स हमारे चल रहे हैं, जो क्राइसिस चल रहा है, उस तरह का क्राइसिस है। तो ये तमाम तरह की बातें आपको सिर्फ मुद्दों को समझना पड़ेगा। जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुद्दा क्या है, इशू क्या है। और जब आपको इशू की समझ होगी, कंटेंट आपके पास हर जगह पड़ा हुआ है, तो उस इशू के साथ फिर आप कंटेंट को अलग अलग जगह से जहाँ से भी आप कंपाइल करते हैं तो वो कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि तो रेंज जनवरी 2019 ऑनवर्ड से लेकर प्रेजेंट टाइम तक आप उसको पूरा कवर करें। दूसरा, आप मुद्दों को समझें कि 12-15 महीने के जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उन 12-15 महीनों के टाइम में कौन से मुद्दे थे जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तीसरे सेक्शन में हम बात करेंगे नेशनल जीके पे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री एलाइड एग्जाम में बहुत ही क्रक्स है, यानी कि 1857 से 1947 तक का जो हिस्सा है, स्पेशली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो हिस्सा है, वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में दो तरह की अप्रोच आपकी हो सकती है, दो तरह की चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1857 से लेकर 1947 तक जितने भी इवेंट्स हुए, सारे इवेंट्स की आपने एक लिस्ट बना देनी है एक। और सारे इवेंट्स के बारे में आपको 4 बातें पता होनी चाहिए कि कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे विस्तृत हुआ और उसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ। दूसरी बात, मॉडर्न हिस्ट्री में जिन भी पर्सनैलिटी ने कंट्रीब्यूट किया उनके नाम आपको मालूम होने चाहिए, और उनके बारे में भी आपको 4 बातें पता होनी चाहिए। उनका बर्थ कहाँ हुआ, उनका काम क्या था, और उनके काम से इंडिया के आज़ादी में क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, और उनके इस काम से जो एक चेंज सोसाइटी के अंदर आया वो किस तरह का चेंज था। अगर आप 4 बातें मॉडर्न हिस्ट्री को प्रिपेयर करते समय ध्यान में रखेंगे पर्सन्स में से, तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री से आमतौर पर 2 टाइप के सवाल लाइन में पूछे जाते हैं, एक इवेंट के बारे में और दूसरा पर्सन्स के बारे में। हो सकता है कि कभी एनालिटिकल क्वेश्चंस भी हिस्ट्री में आए। उसके लिए आपकी ये अप्रोच हो सकती है, जब आपको सभी इवेंट्स की नॉलेज है तो आप जब आप एक इवेंट पढ़ते हैं तो आप उस इवेंट को पढ़ते समय उसका बैकग्राउंड देखें, उसका प्रेजेंट देखें, उसकी ज्योग्राफी देखें, उसके अलग अलग डायमेंशंस देखें, और उसका दूसरे इवेंट के साथ किस तरह का लिंक है जोड़ने की कोशिश करें। यानी कि 2 इवेंट्स को आमने सामने लेके आएँ। जब आप 2 इवेंट्स को आमने सामने लेके आएंगे तो उसके बीच की जो कड़ियाँ हैं धीरे धीरे करके आपको समझनी शुरू हो जाएगी। तो एनालिटिकल वाला अगर कोई सवाल एग्जाम में आता है तो बहुत ज़्यादा आपको उसमें भी मुश्किल नहीं आएगी। बात करते हैं रिसोर्स मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सा है। अगेन मैं वही कहूँगा कि जो जिस रिसोर्स के द्वारा आप तैयारी प्री में कर रहे थे वही रिसोर्स आपके लिए काफ़ी है। कुछ नया रिसोर्स या कुछ बड़ी मोटी मोटी किताबें आपको पढ़ने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं 2-3 किताबों के नाम बताऊंगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, राजीव बहेल की स्पेक्ट्रम की बुक बहुत अच्छी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं रिलीजियसली, लेकिन इसमें सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। आप सिलेक्ट करें, और जो मैंने आपको बताया कि सिलेक्ट क्या करना है, आपको इवेंट सेलेक्ट करना है, आपको पर्सन सेलेक्ट करना है, बस आप वही पढ़ें जो आपने लिस्ट बनाई है। दूसरी बात, कृष्णा एंड रेड्डी की बहुत अच्छी बुक है इंडियन हिस्ट्री की, तो वो तो एक बहुत मोटी सी किताब है, उसमें से आप मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट ही देखें, बहुत अच्छे कंपाइलेशन किया, आप उस किताब को भी फॉलो कर सकते हैं। तीसरी, टाटा मैग्रा हिल की भी बहुत अच्छी किताब आई है मॉडर्न हिस्ट्री की, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, आप चाहें तो उस किताब को भी फॉलो कर सकते हैं।
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लगभग ये जो मैंने किताबों के नाम बताया इसके हिंदी मीडियम के वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, तो आप लगभग इन किताबों को पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एक और बहुत फेमस बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, ग्रोवर की, आप उस किताब को भी परचेज करके आप अपनी तैयारी को, हिस्ट्री की तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी बहुत हैंडी सब्जेक्ट है, और यदि आपने प्रिलिमिनरी की बहुत अच्छी तैयारी की होगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंडियन पॉलिटी की नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों का फिर इंडियन पॉलिटी फिर भी खराब रहा, बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई और बिना बहुत अच्छे से पढ़े उनका प्रिलिमिनरी क्वालिफाई हुआ, अब उनके लिए कि इस सेक्शन के लिए सिर्फ एक ही किताब, एक पूरे ऑल इंडिया में फेमस बुक है MS लक्ष्मीकांत की, आप उस बुक को फॉलो करें, आप उस किताब को पढ़ें। और इस किताब को जब पढ़ें तो आप इसमें से भी देखें कि कौन कौन से सेक्शन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, आपका सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, और आपका जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और आपका लेजिस्लेचर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और लोकल बॉडी गवर्नेंस। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आमतौर पर सवाल पूछे जाते हैं। और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, तो पॉलिटी जो कि लक्ष्मीकांत की किताब में बहुत अच्छे समझाया गया, वो ये आपके लिए काफ़ी किताब है। बस उसमें भी आप देखेंगे पिछले 3 सालों में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी कि पॉलिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही आपका काम चल जाएगा। पॉलिटी में एक और तो डायनेमिज्म हो सकता है कि पिछले 1 साल से या 1.5 साल से जो चीज़ें नई घटित हुई, जैसे कोई अगर अमेंडमेंट हुआ है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि कोई कंट्रोवर्सी थी उस पर कोई आपका जजमेंट आया, लैंडमार्क जजमेंट आया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक काम और भी काम करना है कि पूरा एक कैलेंडर ईयर में जो भी इस चीज़ें देश में हुई जिसने कि इंडियन पॉलिटी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस किया, ऑफकोर्स उस वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें आप एक जगह एक इंडियन पॉलिटी वाला सेगमेंट बना दीजिए, और जो चीज़ें इंडियन पॉलिटी में हुई उसकी एक पूरी लिस्ट तैयार करिए और उसके बारे में कंटेंट का कंपाइलेशन करना शुरू कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। तो जब आप इंडियन ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। यदि आप NCERT फॉलो करते हैं 9th और +1 की NCERT, तो मुझे लगता है कि इसमें मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है और आपको जो फंडामेंटल है ज्योग्राफी की आपको समझ आ जाएगी। और इंडियन ज्योग्राफी का वैसे ही बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं। इंट्रोडक्शन, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सॉइल्स, वेजिटेशंस, इंडस्ट्री, इसके अलावा बेसिकली ट्रांसपोर्टेशंस और आपका डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, ये तमाम ऐसे टॉपिक्स हैं। यदि आपको इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी है तो मुझे नहीं लगता कि इससे बार कोई सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि जो आपकी बेसिक NCERTs है 9th और 11th की, आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा तो सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है, आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी में बहुत स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स रहते हैं, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स की जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, इंजीनियरिंग से है, मेडिकल से है या साइंस बैकग्राउंड के लोग होते हैं। उनका हमेशा शिकायत रहती कि उन्होंने कभी इकोनॉमी पढ़ा नहीं, उन्होंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा। तो मेरा मानना है कि इकोनॉमी को जानने के लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इकोनॉमी की तैयारी आप बिना इकोनॉमिक्स को जाने भी कर सकते हैं। और इकोनॉमी की जो प्रिपरेशंस हैं, इकोनॉमी की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले तो आपको जो पूरा करंट एक फिजिकल ईयर में था, एक पूरा कैलेंडर ईयर में था, उन तमाम सारे करंट अफेयर्स की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जब आप इकोनॉमी को स्टैटिक वाले हिस्से में पढ़ते हैं तो उसके लिए एक ही किताब मार्केट में बहुत अच्छी किताब है, इंडियन इकोनॉमी बाय रणवीर सिंह। उसमें से भी आपको सारी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ हिस्से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ कुछ हिस्सों से सवाल एग्जाम में ज़रूर आते हैं, जैसे आपका नेशनल इनकम, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, आपका फिनांस, आपका टैक्सेशन। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से एग्जाम में सवाल जरूर आते हैं। इसमें भी आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजी पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आमतौर पे ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इकोनॉमी जब आप करंट के साथ पढ़ेंगे तो आपको इकोनॉमी आपको बेहतर समझ आएगी। और अगेन किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कि पीछे आप 3 साल के पेपर्स देखें, उससे आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि सवालों का ओरिएंटेशन किस तरह का रहता है। और रिसोर्स इसमें रणवीर सिंह की बुक ही आपको हेल्प करेगी। ये हिंदी मीडियम में उपलब्ध है और अंग्रेजी मीडियम में उपलब्ध है। तो इस किताब को आप रिलीजियसली ना फॉलो करें, कुछ कुछ बातें जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इकोनॉमी वाले हिस्से के लिए काफ़ी हद तक आप इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो थे नेशनल जीके पे, नेशनल जीएस के ऊपर जो अलग अलग सेगमेंट्स थे उसके लिए फिजिकल रिसोर्स। अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी। टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है।
इसमें सबसे पहले जो फिजिकल रिसोर्स आपको एक्सप्लोर करना है, बहुत किताबें महात्मा गांधी पे आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं है मार्केट में, किताबें हैं लेकिन वो उस हिसाब से नहीं जैसा आपका सिलेबस है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को पढ़ा हो उसका और कंटेंट आपने कंपाइल किया हो, लेकिन इतना टाइम आपके पास अभी है नहीं। तो कम टाइम में महात्मा टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, एक मैं आपको वेबसाइट का लिंक बताऊंगा www.mahatmagandhivardaashram.org। आप इस वेबसाइट पे जाइए, महात्मा गांधी की ज़िंदगी की तमाम बातें आपको मिल जाएगी और महात्मा गांधी की फिलॉसफी का उन्होंने बहुत अच्छा कंपाइलेशन किया है। आप प्रिलिमिनरी मेंस कुछ भी आपको महात्मा गांधी के ऊपर प्रिपेयर करना है तो मुझे लगता नहीं कि भारत में कोई इससे अच्छी कोई वेबसाइट है जो कि महात्मा गांधी को पूरा इंटायरली कवर करती है। तो आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये तो था प्रिपरेशन जिसमें हमने बात की फिजिकल और मेंटल रिसोर्सेज की। अब हम बात करेंगे एग्जाम अप्रोच की। ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के द्वारा कि सर अब क्या करें, प्रिपरेशन तो हो गई और जितना हमने पढ़ा काफ़ी पढ़ा, अब जब एग्ज़ाम में जाएं तो क्या करें। एग्ज़ाम अप्रोच के लिए मैं 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला क्लैरिटी ऑफ कंटेंट, और क्लैरिटी ऑफ कंटेंट का मेरा मतलब है कि कम पढ़ें, लीस्ट पढ़ें, जो पढ़ें उसको बहुत अच्छे से दिमाग में स्टोर रखें। अगर जो भी आप सब्जेक्ट घर पे पढ़ते हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 5 बातें आपको मालूम हो, 5 ही पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। बहुत दिमाग में कचरा ना भरें, बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, बहुत आप क्रैमिंग ना करें, उससे बचें। जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसके बारे में कम से कम आपको सिर्फ 5 बातें पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बातों की आवश्यकता नहीं, ताकि क्विक आपके मेंटल रिविजन्स होते रहें। जितने क्विक आपके मेंटल रिविजन्स होंगे उतनी ज़्यादा वो बात आपके माइंड में लंबे टाइम तक स्टोर रहेगी। तो एक तो आप कम कंटेंट पढ़ें, अच्छा कंटेंट पढ़ें और बहुत क्लैरिटी कंटेंट को लेकर रखें। जब आपके पास कंटेंट को लेकर बहुत क्लैरिटी होगी, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आप कन्फ्यूजन से बचेंगे। और बहुत प्रॉब्लम कई बार स्टूडेंट्स की होती है कि वो लिखना स्टार्ट करते लेकिन कुछ याद ही नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएगी। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम्स, आपको रिकॉल बहुत फास्ट नहीं हो रहा है। तो अगर आपने कम कंटेंट पढ़ा, एक अच्छा कंटेंट पढ़ा, उसको बार बार रिवाइज किया है, तो आपकी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब एग्जामिनेशन हॉल में क्या करें, अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहले जीएस में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप एग्जामिनेशन में जाएं, एक क्विक पूरा पेपर देखें। और पेपर में भी जैसे अब आज के टाइम आंसर शीट्स आ रही है तो प्रिंटेड आंसर शीट्स होती है, इसमें आपको क्वेश्चन पेपर भी आपको साथ होगा, लेकिन आंसर शीट्स में ही आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे और प्रॉपर स्पेसिंग उसमें दी होगी। तो आपको क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप आंसर शीट्स में जाएं, उसमें सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, प्रॉपर स्पेसिंग की गई है। तो आप स्टार्ट करें, पहले ही सवाल से स्टार्ट करना शुरू कर दें और देखें कि जो जो सवाल आपको बहुत अच्छे से आ रहे हो एकदम से लिखना शुरू करते हैं। बहुत टाइम आप ना गंवाएं, पूरा पेपर पूरी सारी चीज़ें करने की आपको जरूरत नहीं, आप एकदम से फटाफट आप लिखना अपना शुरू करते हैं। जहाँ से भी आपको आता है, अगर पहला सवाल नहीं आता उसको छोड़ दें, दूसरे पे चले जाएं। जो भी आपको सवाल अभी अच्छे से आ रहा है, सबसे पहले आप उन सवालों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। और जब आप क्वेश्चंस करते हैं, जब आप आंसर लिखना शुरू करते हैं, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो स्पेसिंग है क्वेश्चंस के आंसर के लिए, उसमें लिमिट प्रिस्क्राइब की होती है 30 वर्ड, 40 वर्ड, 140 वर्ड्स या 50 वर्ड्स। तो क्या हम वो लिमिट्स को फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली, क्या हम वर्ड्स को काउंट करते रहे? आप एक रफली सा आइडिया रख लें कि अगर आपको 40 वर्ड्स आपको बोला गया है, अगर एक रो में आपके 10 वर्ड्स आते हैं तो 10 इंटू 4 यानी कि 4 लाइन्स में आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो दूसरी बात यह कि क्या हम वर्ड लिमिट को एक्सीड करें, क्या हम वर्ड लिमिट को ही स्टिक करें, क्या हम वर्ड लिमिट से कम लिख सकते हैं? तो मैं हमेशा एक ही बात आपको बोलूँगा कि वर्ड लिमिट एक्सीड तो आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सीधा लिखा होता है कि अगर आप वर्ड लिमिट को एक्सीड करते हैं तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। वर्ड लिमिट को स्टिक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी है। 3 घंटे में आपको 30 से 35 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो वर्ड लिमिट को भी आपको स्टिक करने की जरूरत नहीं। वर्ड लिमिट से थोड़ा सा कम, अगर आपको 40 वर्ड्स बोला गया तो 30 वर्ड से आपका काम आराम से हो जाएगा। अगर आपको 60 वर्ड्स बोला गया तो अगर आप 50 वर्ड्स भी लिखते हैं तो मुझे लगता है कि आपका काम आसानी से हो जाएगा। करेक्ट लिखें, अच्छा लिखें, भले ही कम लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ड लिमिट इसलिए भी बहुत स्टिक करने की जरूरत नहीं क्योंकि पूरा पेपर आपका छूट जाएगा। अगर आप एक सवाल को फैलाने में बहुत टाइम वेस्ट करेंगे तो बाकी के जो आपके क्वेश्चन थे वो छूटने आपके शुरू हो जाएंगे। तो पहला टारगेट तो आपका ये कि सबसे पहले जो भी पेपर आपके सामने आया, जो जीएस का पेपर आपके सामने आया, तो जो सवाल आपको आते हैं सबसे पहले आप उनको अटेम्प्ट करें। उसके बाद जो सवाल आपको नहीं आते आप उनको भी अटेम्प्ट करें।
और जो सवाल आपको बिल्कुल भी नहीं आते वो सवाल भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जीएस में ऐसा कुछ कोई भी सवाल नहीं होता जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है। बात मार्क्स आपकी इसी बात को लेकर आएंगे कि कंटेंट कितना रिफाइंड था और कंटेंट का प्रेजेंटेशन आपका कितना अच्छा था। बाकी जनरल आइडिया हर सवाल के बारे में लगभग सभी एस्पिरेंट्स को रहता है अगर आपने सीरियसली तैयारी की है तो इम्पॉर्टेंट यही है कि एक तो पेपर पूरा कवर हो जाए, कोई भी सवाल आपसे छूटे ना। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट को लेकर आपको थोड़ा सा लिस्ट लिखना होगा और अपनी स्पीड पे ज़्यादा काम करें। स्पीड इसी बात पे डिपेंड करेगी कि क्या कंटेंट की क्लैरिटी आपके माइंड में थी। अगर आपको एक सवाल को रिकॉल करने में 15 मिनट का टाइम लग जाएगा तो पूरा पेपर एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं हो सकता। एक तो कंटेंट की क्लैरिटी जो आपको अपनी प्रिपरेशन के टाइम में क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा, जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो प्रिसाइज लिखने की कोशिश करें ताकि आपके सभी क्वेश्चन लगभग आपके अटेम्प्ट हो जाए। वर्ड लिमिट स्टिक करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, उससे थोड़ा सा कम भी लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब लिखें कैसे, अभी दूसरी बात। बहुत लोग कहते हैं कि सर पैसेज में लिखें या पॉइंट हाईलाइट करें, तो कोई सच कोई आपके मॉडल आंसर एचपीपीएससी के द्वारा नहीं प्रोवाइड कराए जाते। तो ये कहना कि पॉइंट फॉर्म अच्छा होता है या पैसेज फॉर्म अच्छा होता है या पॉइंट फॉर्म वर्सेस पैसेज फॉर्म एक अलग डिबेट अपने आप में है। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सवाल आपको बहुत अच्छे से आता है उस सवाल को आप पॉइंट्स में एलेबोरेट करें ताकि आप इवेल्युएटर के सामने क्लियर कट विजन रख पाएँ कि आप इस सवाल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जो सवाल आपको अच्छे से आता है उसको आप पॉइंट्स में, उसको क्रक्स में आप लिखने की कोशिश करें। इसके दो बेनिफिट्स होते हैं, एक तो आपका स्पेस पूरा भर जाएगा और कम वर्ड्स में आप अपनी बात को ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे, आपका टाइम सेव होगा और आप अगले सवाल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट में आप कोशिश करें, जिस सवाल के आपको अच्छे से आंसर आते हैं आप कोशिश करें कि पॉइंट में और क्रक्स पॉइंट्स में आप सिंपल शब्दों में आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। और जहाँ हो सकता है कि फ्लो चार्ट्स की ज़रूरत है, जहाँ हो सकता है कि आपको मैप ड्रॉ करने की ज़रूरत है, आप उसको भी करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपके आंसर में वैल्यू ऐड होगी और इवैल्यूएटर जो है आपके आंसर की तरफ उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि नंबर मिलने का एक ही क्राइटेरिया है कि क्या इवैल्यूएटर को आपकी आंसर शीट में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। यदि हुआ तो आपको नंबर मिलेंगे और यदि आप इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पाए तो आपको एवरेज और बिलो एवरेज मार्क्स भी आपको मिल सकते हैं। तो एक तो एग्जाम की पूरा जो क्वेश्चन पेपर है पूरे आप सारे सवाल अटेम्प्ट करके आइए। दूसरा, टू द पॉइंट रहने की कोशिश करिए और वर्ड लिमिट बहुत स्टिक करने की जरूरत है, थोड़ा सा कम लिखे तो काम आपको चल पड़ेगा, पर इतना भी कम ना हो कि फिर आपका आंसर बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाए। तो एक बैलेंस आंसर, ताकि आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं। आपको कुछ आता है तो ठीक है, अगर नहीं भी कुछ आता तो वो भी आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है और आपका आंसर बहुत क्रक्स और टू द पॉइंट फॉर्म में उसको प्रेजेंट करें। जहाँ आपको लगता है कि मुझे अब कंटेंट मेरे पास नहीं, आप चाहे तो कुछ थोड़ा पैसेज फॉर्म में उसको एलेबरेट कर सकते हैं। ये तो बात हुई जीएस की। अब हम बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी और इंग्लिश में देखें तो एक जनरल सा कैटेगराइजेशन है, कंपोजिशन वर्सेस ग्रामर। तो मैं तो एक ही बात बताऊंगा कि ग्रामर वाले हिस्से मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं, शर्त है कि आपने घर पे बहुत अच्छी तैयारी ग्रामेटिकल पार्ट की हो। उसके लिए प्रिपरेशन के लिए भी आपने पहले पिछले 3 साल के पेपर्स देखे हों और ग्रामर में आप बहुत सिलेक्टिव नहीं हो सकते, आपको कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी है। तो जब आप ग्रामर बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो आपको सबसे पहले एग्जाम में आपको ग्रामेटिकल सेक्शन पे काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ आंसर आपको टू द पॉइंट देने होते हैं। आपको पता है तो पता है और आपको नहीं पता है तो नहीं पता है। तो सबसे पहले ग्रामर वाला पार्ट अटेम्प्ट करें और ग्रामर वाले पार्ट में भी कई बार डिफिकल्टी ये होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपने लगभग नहीं पढ़ी होती और पॉसिबल किससे होता है, जैसे फ्रेजेस, इडियम्स, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। सभी मुहावरे लोकोक्तियों के मीनिंग हमें नहीं मालूम होते, सभी इडियम्स और फ्रेजेस के मीनिंग हमें नहीं मालूम होते, लेकिन तब भी आप उसको छोड़े मत, लिखें कुछ ना कुछ, आप उसका पॉसिबल जो मीनिंग आपको लग रहा है उसको लिख के आप आ जाए। एक तो जो बहुत एक्यूरेट ग्रामर है, जैसे सिंटेक्स वाला पार्ट है, आपको उसकी तो रूल और उसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, पर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं ग्रामर के कि जहाँ आप थोड़ा नियर बाय भी आंसर लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप बिल्कुल एग्जाम में ये ना सोचें कि इसका तो मुझे एग्जैक्ट मीनिंग मालूम ही नहीं है, ये तो मैंने कभी आज तक पढ़ा ही नहीं। अब सोचें कि पॉसिबल इसका मीनिंग क्या हो सकता है, आप वो भी लिखिए आ जाए। ग्रामर के बाद फिर कंपोजिशन वाला हिस्सा है और उसको आप उस हिसाब से फ्रेम कर सकते हैं कि जो आपको ज़्यादा आसान लग रहा है। आपको लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी सी आपकी बेटर है तो पहले आप कॉम्प्रिहेंशन प्रायोरिटाइज करिए। आपको लगता है कि उसके बाद आपका एस्से राइटिंग पे आपको फोकस करना चाहिए, लेटर राइटिंग पे फोकस करना चाहिए, आप उसको कर सकते हैं। और प्रेसी राइटिंग वाला पार्ट जो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, जो बहुत
अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं की हो और अब एग्ज़ाम में जिस तरह के आंसर शीट्स आपको मिलती है उसमें बॉक्सेस दिए होते हैं और आपको पर्टिकुलर वर्ड्स ही आपको स्टिक करने हैं उस बॉक्सेस के अंदर, तो उसके लिए आपको कम से कम जब आप एक्चुअल प्रेस लिखने जाएं तो थोड़ा सा काम ये करें कि पहले एक अपना खाका बुन लें, इस साइड में रफ वर्क कर लें और अपनी पैसेज को अच्छे से पढ़ा। उसके बाद आपने उसके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे, कुछ कुछ वर्ड्स आपने लिखे, कुछ कुछ लाइंस आपने लिखी और आप काउंट करें कि जितने बॉक्सेस दिए हैं क्या वो सारे वर्ड्स उस बॉक्सेस के अंदर फिट होते हैं। तो ये आप अंग्रेजी में कर सकते हैं। बात करते हैं हिंदी के पेपर की। हिंदी के पेपर की अप्रोच भी बिल्कुल अंग्रेजी के पेपर की तरह ही, इसमें कुछ आपको अलग से करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप ग्रामेटिकल व्याकरण वाले हिस्से में जाइए। व्याकरण वाला हिस्सा आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। अगर आप व्याकरण की अपने बहुत अच्छी तैयारी की तो पूरे नंबर आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। कंपोजिशन वाला हिस्सा इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों में थोड़ा सा एक ऐसा हिस्सा होता है जिससे बहुत अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिल सकते। फिर भी आपको कोशिश करनी है कि एक अच्छे नंबर आप इस हिस्से में भी ले पाए। तो ग्रामर एक बेसिकली जैकपॉट है। अगर ग्रामर वाला पार्ट आपने बहुत अच्छा और पूरा कंप्लीट अटैम्प्ट कर दिया तो आपका बहुत बड़ा एक मोरल जो एक बहुत बड़ा आपकी विक्ट्री हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ग्रामर वाले हिस्से पे जाइए, व्याकरण वाले हिस्से पे जाइए और व्याकरण वाले हिस्से के बाद आप क्या करिए कि फिर कॉम्पोजिशन वाले हिस्से पे जाइए। वहाँ पे भी ट्रांसलेशन, गद्यांश, पद्यांश, निबंध लेखन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि सर ट्रांसलेशन का पता नहीं कहाँ से पूछ लेंगे, निबंध लेखन समहाउ प्रेडिक्ट किया ही जा सकता है, लेकिन गद्यांश और पद्यांश की और बड़ी दिक्कत है कि उसको हम कहाँ से पढ़ें। तो गद्यांश और पद्यांश के लिए कोई एसएच तो कोई टेक्स्ट बुक पढ़ना कोई रेलिवेंट नहीं है, लेकिन व्याकरण भारती हिमाचल प्रदेश में एचजी पब्लिकेशन का जो व्याकरण भारती है उसमें तमाम तरह के पीछे गद्यांश पद्यांश आपको मिलेंगे, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप रिलीजियसली एक व्याकरण फॉलो करिए हिंदी के लिए और गद्यांश और पद्यांश उसमें बहुत पैसेज आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, आप लगातार प्रैक्टिस करिए। और हिंदी में ज़रूरी नहीं है कि जो गद्यांश वाला हिस्सा आपको आता है उसकी आपको एक्यूरेट पता हो और आपको उसका पॉइंट का पता भी हो। नो, आपको एक जनरल सा एक अंडरस्टैंडिंग देना है, इसको जनरल से एक्सप्लेन करना है कि एक पढ़ा लिखा आदमी, ग्रेजुएट आदमी जब एक पैसेज को पढ़ता है, गद्यांश को पढ़ता है, एक प्रोस को पढ़ता है, तो क्या उसको समझ पाता है? तो आपको जस्ट एक एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बहुत एक्यूरेट। और उसके लिए कोई पर्टिकुलर किताबें पढ़ना तो ठीक नहीं है अपने आप में। हाँ, इतना आप जरूर कर सकते हैं कि पिछले 3 साल में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे, इन क्वेश्चन पेपर की आप लगातार प्रैक्टिस करिए तो कहीं ना कहीं एक आपका आर्ट डेवलप हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हुई एग्जाम अप्रोच की बात। और इन तीनों पेपर्स के लिए एक लास्ट बात मैं आपको बोलूँगा कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, अपना मोरल कभी भी डाउन ना करें। आपको कुछ आता है या नहीं आता, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने कितनी तैयारी की, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। जो हो गया सो हो गया। प्रिपरेशन वाला हिस्सा आपका डन है। नाउ अब आपको एग्जाम को फेस करना है। अपना मोरल हाई रखें और एक कॉन्फिडेंस में रहें कि पेपर चाहे इजी होगा, पेपर चाहे मुश्किल होगा, मेरी प्रिपरेशन में चाहे थोड़ी कमियां थी, बट मैं एक बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो हाई आप बेसिकली मोरल के साथ एग्जाम में जाएंगे तो ऑफकोर्स अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी तो आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपकी तैयारी में कोई कमी रह भी गई किसी कारण से थी तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो बहुत बड़ा लेसन हो जाएगा। जब आप अगली साल एग्जाम में बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट होंगे। तो ये तो बात हुई एग्जाम अप्रोच के बारे में। और लास्ट इससे हम बात करेंगे कट ऑफ। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है गेम कि कट ऑफ क्या होगी। तो अगर हम 3 साल के क्वेश्चन पेपर देखें तो कोई क्लियर कट आइडिया कट ऑफ के बारे में नहीं है। तीनों सालों में जो कट ऑफ है वो फ्लक्चुएट हुई है। कट ऑफ का जो क्राइटेरिया रहता है तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, जैसे इस साल के एग्जाम में नंबर ऑफ सीट्स सबसे ज़्यादा अभी तक है। और दूसरा कि पेपर का जो लेवल है, जो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल वो कैसा है, मॉडरेट था, बहुत मुश्किल था, आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक एक्यूरेट कोई कट ऑफ प्रिडिक्ट करना वो ठीक नहीं है। अगर कोई ऐसी कोई प्रिडिक्ट करता है तो वो गलत है, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। कट ऑफ के लिए मैं आपको एक आइडियल एक गोल दे दूंगा कि अगर आप उस गोल को अचीव करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एलाइड एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई आपको रोक नहीं सकता। अब ये आइडियल स्कोर क्या है, अगर आप 60% तक का स्कोर गेन कर लेते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, नो डाउट बहुत मुश्किल, आसान नहीं। अगर आप 60% तक का टारगेट लेके चलते हैं, 500 इंटू 60% दैट इज 300 मार्क्स। 300 मार्क्स प्लस जो भी आपका स्कोर होगा या 300 भी आपका स्कोर होगा तो निश्चित तौर पर ईटीआई की सीट आपको जरूर मिलेगी।
बाकी आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसका फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं कि मैं हिंदी में कितना स्कोर करूँ, मैं अंग्रेजी में कितना स्कोर करूँ, मैं जीएस में कितना स्कोर करूँ, कौन सा हिस्सा है जो मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा हिस्सा है जो मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, किस हिस्से में मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ये आपको इंडिविजुअली सोचना पड़ेगा। और लास्ट में एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हिंदी और इंग्लिश इस एग्ज़ाम में जैकपॉट है। जिनका हिंदी और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि जीएस वाले पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स बहुत उन्हीं लोगों के आते हैं जिनका जीएस बहुत अच्छा होता है, और एवरेज जो एस्पिरेंट्स रहते हैं वो एवरेज मार्क्स पे ही रहते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी को अपना जैकपॉट बनाइए, बहुत अच्छी तैयारी करिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश और हिंदी का बढ़ता हुआ एक एक मार्क्स आपको टॉपर बना सकता है, आपको टॉप रैंक आपको दिलवा सकता है। लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इस एग्ज़ाम में कई बार ये प्रॉब्लम ये भी होती है कि स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर नहीं पाते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा कि बहुत सारी सीट्स विकेट रह गई। तो इम्पॉर्टेंट ये कि आप एटलीस्ट अगर पेपर मुश्किल भी आए तो भी आपकी लॉटरी लगने वाली है। अगर आपने जस्ट क्वालिफाइंग से थोड़े से ज़्यादा नंबर भी लेके आए तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा ही। तो हिंदी और इंग्लिश में 35% का जो क्राइटेरिया है, आप इतने से मार्क्स तो लेके आए कि 45% तक तो कम से कम, अगर पेपर बहुत मुश्किल भी आता है तो आपको इतना स्टिक करना पड़ेगा कि 45% तक भी मार्क्स आपके आ जाए। और जीएस वाले पार्ट में कि जो कि मिनिमम आपको 40% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, आपको कोशिश करनी पड़ेगी 50% तक तो अपना स्कोर आप खींचे। अगर पेपर बहुत मुश्किल भी आया, अगर आप क्वालिफाइंग से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर भी खींच लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कोई ना कोई सीट जरूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। थैंक यू।